इंसान हूँ, तो जो मन करे वो पूछ लीजिए। पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? मैंने तो समय पे पढ़ाई पूरी कर ली। इसके स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में। और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपने पोस्टर लगाया है, तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना। आपके लिए बाएं हाथ का काम है, तो लगा दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे, आपका क्या बिगाड़ लेंगे, बाद में नहीं देख लेंगे। सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं। वो आप यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी, आपका कहना है। एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी घोषणा, मान लीजिए, तो आरोप पत्र क्यों नहीं है? ये सवाल हमसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस से पूछे। आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है, और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हमारे लिए बोलना आसान है। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलना इतना आसान बात नहीं है, बोलना भी आज के समय में क्रांतिकारी। सर, बहुत ईमानदारी से आपको बताते हैं, हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते हैं। लाइफ जो परिस्थिति पैदा करती है उससे सिर्फ जूझ सकते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे ये लड़ाई है। मान लीजिए झोला लेके घर से निकले हैं और स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है, अपनी सीट पे जा कर के बैठने का सोच रहे हैं, पहले से 10 आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठ करके आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है, वो फिर जो है दिल्ली स्टेशन पे जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई आएगा और तिरंगा जैसा एक स्टिकर लगा करके 10 रुपये आपसे वसूली कर लेगा, मांगेगा नहीं, आपका वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो है किराए में आपको ठग लेगा, देख के ही आप लगेंगे कि आप बिहार से आए हैं, तो 100 की जगह इससे 200 वसूल लो, वो हो जाएगा। फिर आप जब जाएंगे किराएदार के तौर पे एक मकान मालिक के पास, तो वो आपसे फिर उसी नज़र में देखेगा, कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो, चलो उधर जाओ, उधर खड़ा रहो। मतलब पैसा हम ही दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो जिएगा, उसके बाल बच्चे शौक मौज हमारे पैसे से करेंगे, लेकिन एहसान ऐसे जताएंगे जैसे वो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हों। तो ये ज़िंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। जेएनयू भी नहीं सोचे थे कि कभी जेएनयू पहुँचेंगे, जीवन की परिस्थितियाँ जो है वो जेएनयू पहुँचा दी। और जेएनयू जब पहुँचे तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि चलो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, आराम से पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद जो है बाहर तो नौकरी पड़ी हुई है, जा करके नौकरी ले लेंगे। लेकिन समय बीतता गया और ये एहसास हो गया कि ये मामला इतना आसान लेकिन नौकरी मतलब उस वक्त जब बिहार से निकले थे तो यूपीएससी करने आए थे। अच्छा, यूपीएससी करने आए थे और उसके लिए हमने बड़ी तैयारी की थी। एन मौके पे सरकार को लगा कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में, और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। इसीलिए हमने कहा कि सरकार किसी की भी रही हो, जब हमारे साथ गलत हुआ तो हम चिल्लाए, उस वक्त भी चिल्लाए हमने। तो जो हमने पढ़ाई की थी यूपीएससी के दौरान ऑप्शनल के लिए, उसी बेसिस पे हमको लगा कि हमको एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहिए। देन आई हैव डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जेएनयू, और हम एंट्रेंस एग्जाम दिए और जो पढ़ा हुआ था उसकी बेसिस पे टॉप कर गए और एडमिशन हो गया। और एडमिशन हो गया तो यही सपना था कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो यूनिवर्सिटी में होता था, तो उसमें जो हमारे सवाल थे, उन सवालों को लेकर के हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। शामिल होते होते पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनते बनते वहाँ के लोगों को पसंद आया, चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बन गए तो मोदी जी को अच्छा दिन लाने का सवाल भूल करके हमको लगा कि इन स्टूडेंट्स को जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उठा करके जेल में डाल दिए। जेल से बाहर निकल करके आए तो वो लोग सोचे होंगे कि डर जाएगा, घबरा जाएगा, अपना जो है माफ़ी मांग लेगा, चुप हो जाएगा। ये तो सीखे ही नहीं है, माफ़ी कहाँ से मांग लेंगे, जो किए ही नहीं है वो बात स्वीकार कैसे कर लेंगे। तो हमने अपना पोजीशन रख दिया, तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम लोग कांग्रेस के कहने पे बोल रहे थे। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे तब क्या आपके कहने पे बोल रहे थे? तब भी तो अपने कॉन्शियसनेस से बोल रहे थे। तो जो कॉन्शियसनेस हमको मिला है वो हमारी एजुकेशन की वजह से मिला है, और वो एजुकेशन हम जनता के टैक्स के पैसे से हासिल किए हैं। तो आप जिसके चंदे पे जीते हैं आप उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम जिनके टैक्स के पैसे पे जिए हैं हम उनके सवालों को लेकर के लड़ते हैं। इतनी सी बात है। वो इसको राजनीति कहते हैं, हम इसको अपने हक की लड़ाई कहते हैं। यही अंतर है कि बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया जाता है। और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति ने बोल दिया, देश के गृह मंत्री ने बोल दिया कि हाफिज सईद से इन लोगों का रिश्ता है। अब मान लीजिए कि उनकी बात सही है एक मिनट के लिए, अगर मेरा रिश्ता हाफिज सईद से है तो आप मुझे खुला कैसे छोड़ दिए हैं? उल्टे आप हमको पुलिस सिक्योरिटी दे करके पूरा देश में घुमा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आपका विरोध कर रहे थे तो वो जेल में हैं, और कन्हैया कुमार बाहर कैसे घूम रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी कैसे उनको मिल रहा है।
और यदि ऐसा नहीं है, हाफिज सईद से मेरा रिश्ता नहीं है, तो आपने किस आधार पे ये बात कही? आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मेरा नाम मैंने बार बार कहा है, मेरा नाम अगर कन्हैया अंबानी होता तो मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगता, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके बारे में आप कुछ भी कभी भी बोल दीजिए। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर आप कोई भी आरोप मत दीजिए, आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश में कमज़ोरों की संख्या ज़्यादा है। जिस दिन हम कमज़ोरों को इकट्ठा कर लेंगे उस दिन इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और हमारी ताकत आ जाएगी। पूरा का पूरा जेएनयू के ऊपर जो एलिगेशन है उसके पीछे क्लास कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आज भी 120 रुपये में पढ़ाई होती है। अब 120 रुपये में यदि कहीं पढ़ाई होगी तो ऑब्वियसली इस देश का कोई भी कमज़ोर व्यक्ति जा करके वहाँ पढ़ाई कर सकता है और अपनी मेरिट से वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके वहाँ एडमिशन ले सकता है। मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने टॉप किया था, पूरे ऑल इंडिया में मेरा रैंक 1 था, तब जा करके मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ और हमने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की, हमने एमफिल कंप्लीट किया और आज मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है। लेकिन ये जो कमज़ोर लोग आकर के पढ़ लें, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं वो आकर के पढ़ लें, तो आखिर होटल में प्लेट कौन धोएगा, रिक्शा कौन खींचेगा? ये क्लास कॉन्शियसनेस तो हमेशा होता है। ये महाभारत के काल में भी था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना किया? क्यों जो है अर्जुन को वो धनुष सिखाएंगे और एकलव्य को नहीं सिखाएंगे? और एकलव्य यदि अपने दम पे सीख लेगा तो उसका अंगूठा काट लेंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता है। देश में पहली बार जब एजुकेशन बिल लाया गया बिहार असेंबली में, तो हमारे यहाँ के एक महाराज थे, दरभंगा महाराज, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं कि सबको शिक्षा देंगे, सब स्कूल जाएगा तो हमारी खेत में बकरी कौन चराएगा? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ये। तो आज पब्लिक फंडेड एजुकेशन के ऊपर जो अटैक है वो अटैक इसलिए है ताकि सबसे पहले तो उसका लैंड जो है वो कैप्चर किया जा सके। अब दिल्ली जैसे शहर में 1000 एकड़ की ज़मीन है जेएनयू के पास, वहाँ पे मॉल बनेगा, वहाँ पे होटल बनेगा, यूनिवर्सिटी होने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा लगता है कि जेएनयू का जो मतलब जो स्टेटस है, जेएनयू की जो एक वहाँ की हैसियत है, तो उसको कम करके इस तरह का वहाँ कुछ होगा? वो कम कर नहीं पाते हैं ना। अब इतना वो जो है 1 साल बदनाम किए कि जेएनयू खराब जगह है, खराब जगह है, और फिर उसी साल जो है जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी पहचान है। हम अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग IAS IPS बन रहे हैं, अच्छे एकेडमिशियन बन रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं। इनको भी बोलने में जो है अब शर्म आ रही है कि इनकी जो रक्षा मंत्री हैं वो जेएनयू की प्रोडक्ट हैं, वहाँ से पढ़ करके आई हैं। जो अलग अलग राज्य के, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी वो जेएनयू से हैं, जहाँ आपका गुजरात मॉडल ये बोल रहे हैं। तो ये किसी यूनिवर्सिटी का जो विरासत है, जिसने उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको इस तरीके से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैंने पीएचडी बिल्कुल अपने समय पे ख़त्म की है। हर किसी को पीएचडी करने में इतना ही समय लगता है। उल्टे यूरोप में और अमेरिका में पीएचडी करने में लोग 7 साल लगाते हैं, हमने 5 साल में अपनी पीएचडी ख़त्म की है। और जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल का स्वागत करते हुए मैं उनको एक और सवाल देता हूँ कि मैंने 30 साल में पीएचडी कर ली, मोदी जी 35 साल में एमए किए, उस पर को लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? तो चूंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ तो जो मन करे वो पूछ लीजिए, लेकिन जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे आप घबरा रहे हैं, उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे सवाल पूछेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, गौरी लंकेश की तरह आपकी हत्या हो जाएगी, डॉक्टर दाभोलकर की तरह आपकी हत्या हो जाएगी। तो कमज़ोर आदमी से तो कोई भी सवाल पूछ लेगा, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत वहाँ दिखानी चाहिए ना जब सामने में कोई ताकतवर इंसान हो। वहाँ तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। देश बहुत मज़ेदार है सर। इस देश में जो है लोग गांधी की बुराई करते हैं, हम कन्हैया कुमार क्या है उसके सामने में? हम तो कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री जज करेगा आपको कि आप क्या किए हैं। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन आज हिस्ट्री जज कर रहा है ना कि क्यों वो जेल में है। वो यदि तालमेल कर लेते बीजेपी से तो बहुत अच्छा आदमी होते। वो आडवाणी की रथ नहीं रोकते तो बहुत अच्छा आदमी होते। और वो जो है डेवलपमेंट नहीं किए, कोट एंड कोट, पुल के नीचे लाइट नहीं लगाई, तो जो है बिहार को पीछे लेकर के चले गए। लेकिन बिहार के जो बहुजन लोग हैं उनको जो उन्होंने स्वर दिया, ये बात अब उनको पता चल रही है ना। मछली को पानी की कीमत तब पता चलती है जब मछली पानी से बाहर आता है, तब उसको पता चलता है कि पानी क्या होता है। स्टूडेंट मूवमेंट के भीतर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होना एक बात है, लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट को ही अटैक करना, मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत ही दूसरे दिशा में बात को ले जाने वाली बात है। इसलिए मैं इस पे ना दुखी होता हूँ, ना मैं इस पे जो है अपनी कोई बात रखता हूँ, ना डिफेंस में कुछ बोलता हूँ। मुझे बस एक ही बात का भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो हिस्ट्री जो है हमको सही साबित करेगी, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हिस्ट्री हमको जो है गलत साबित करेगी। ये तो क्या है सर कि
जब माँ के पेट में होते हैं तभी आपके साथ शुरू हो जाती है। किसको पोलियो का टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तो सरकार ही निर्धारित करती है ना। अगर सबके लिए फ्री पोलियो का टीका नहीं होता तो आज गरीब लोगों के जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी बीबी को या उनको टीका नहीं मिलता और उनका बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा होता, तो आपके पैदा होने से पहले राजनीति आपके साथ शुरू हो जाती है। फर्क यही हुआ है कि अब हम राजनीति समझने लगे हैं कि हमारे साथ कैसे राजनीति होती है। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसको समझिएगा, फिर मैं आपके वर्जन 1 और वर्जन 2 के सवाल पे आऊँगा। कि मेरे घर में 16 लोग जो है एक्सटेंडेड फैमिली में वो आर्मी की नौकरी करते हैं और हमारे ऊपर क्या आरोप है कि हम आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। रियलिटी क्या है कि आर्मी के एक जवान ने, बीएसएफ के एक जवान ने कहा कि दाल में सिर्फ पानी ही पानी है और जो है नारायण की तरह जो है दाल ढूंढते हैं, ऐसे करके खोजते हैं तो दाना मिलता है। वो आज जो है नौकरी में नहीं है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये है रियलिटी। जितने भी वीरता पुरस्कार पाने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का स्पेशल फंड होता था जिसको घटा दिया गया है। परमवीर चक, शौर्य चक, ये सारे अवार्डी जो है उनके बच्चों के एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है। सेमथ पे कमीशन लागू होने के बाद आर्मी के जवान है उनका वेतन बढ़ा नहीं है, उनका वेतन घट गया है। क्योंकि जो इनकम स्लैब है वो इनकम स्लैब नहीं बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि उनको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, नतीजा उनको पेमेंट कट करके मिल रहा है। ये उनकी रियलिटी है। जो शहीद हैं उनकी फैमिली का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। मेरे एक भाई साहब इंसर्जेंसी में शहीद हुए, मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी के साथ क्या हो रहा है, मेरे भतीजे के साथ क्या हो रहा है। तो ये हमारी रियलिटी, हम जानते हैं कि मेरे पिताजी किसानी कर रहे हैं और इस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जो किसानों को बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है और किसान के बच्चे जो हैं वो सीमा पे शहीद हो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। तो ये अब हम समझते हैं और ये हम पहले से ही समझने लगे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अब समझे हैं। अलग अलग समय में जब समझ रहे थे तो अपनी कैपेसिटी में उसका विरोध कर रहे थे। अब इसमें जो है एक आपको अलग तरीके का माहौल इसलिए दिखेगा कि 9 फरवरी के वक्त जेएनयू को एक मीडिया अटेंशन मिला, फिर वो पूरा का पूरा एपिसोड चला। खाली वक्त था ना सर, सपोज कीजिए कि देश में उस वक्त चुनाव हो रहा होता तो आप कवर करने के लिए जाते, खाली स्लॉट था, मीडिया भी क्या करती, कुछ मसालेदार मिल गया था, अब कवर कर लिया। अब बोला कि इसमें क्या है, कुछ भी दिखा दो, क्या कर लेगा। अंबानी थोड़ी है कि हमारा जो है पैसा रोक देगा या जो है हमारे सीनियर जो है एडिटर को निकलवा देगा, ऐसा तो है नहीं। कन्हैया कुमार क्या कर लेगा, हम मतलब 10 आदमी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर लेंगे, आपका ऐड थोड़ी बंद कर देंगे, सरकार थोड़ी है हम, वो तो अमित शाह बंद कर देंगे, ये उनके हाथ में है। ये जो मॉनिटरिंग है उसमें हम कमज़ोर लोग हैं, कुछ जवाब तो दे नहीं सकते हैं। मसाला बहुत अच्छा है, नेशनलिज्म बिक रहा है ना, देश के नाम पे लोग कजारिया टाइल खरीदेंगे, देश की मिट्टी से बना है, पता नहीं बाकी टाइल जो है किस मिट्टी से बनता है, आप देखिए ना। तो ये जो मार्केटिंग हुई है रिलीजन का, आर्मी का, नेशनलिज्म का, इसमें सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको फ़ायदा है। और इसको लेकर के अगर कोई पंचिंग बैग मिल जाए कन्हैया कुमार टाइप से जो लाल सलाम बोलता है तो कन्हैया कुमार को जेल में भी डालेंगे, इसकी आइडियोलॉजी को क्रिमिनलाइज भी करेंगे और पूरे देश के भीतर जो भी बोलेगा उसको एक लाइन बोल देंगे कि अर्बन नक्सल है। तो ये वर्जन दरअसल मेरा नहीं है सर, ये वर्जन उनका है। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान का वर्जन जिसमें मोदी जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वादे कर रहे थे, और 2014 के बाद का वर्जन जिसमें उन्होंने कहा कि जो वादा किया वो जुमला था, वादा किया था अच्छा दिन लाने का और क्रेडिट ले रहे हैं एलईडी बल्ब लगाने का। तो ये आपको देखना पड़ेगा ना कि 4 महीने पहले जो कंपनी बनी है उसको राफेल का डील कैसे मिल गया। वर्जन हमारा नहीं बदला है सर, वर्जन हमारा वही है। हम लोग जो हैं बहुत साधारण लोग हैं सर। मेरे नाना जी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमारे गांव को जो है बिहार का बारदोली कहा जाता है। 1942 में हमारे गांव के बहुत सारे लोग जेल गए थे और रेल जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रेल की पटरी लगाई गई थी उसको उखाड़ दिया था। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमारी फैमिली का नाम है। तो हम शुरू से ही भारत माता की जय बोलते रहे हैं। लेकिन ये जब नेशनलिज्म का खेल खेला गया, नेशनलिज्म के नाम पे जो खेल खेला गया उसको समझ गए कि अच्छा हम भारत माता की जय बोलेंगे, ये हमारी इच्छा है, हम बोलेंगे, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा करके आप नाथूराम गोडसे की जय बोलेंगे, ये समझ में आया। और आप जो है राम का नाम लेकर के नाथूराम का मंदिर बना देंगे, ये हमको समझ में आया। जय श्री राम बोल करके हे राम को बोलने वाले को गोली मार देंगे, ये हमको समझ में आया। तो हमने उसको अपने तरीके से काउंटर किया है। जहाँ तक सवाल में ये है कि आपने उस नारे का विरोध नहीं किया, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि मैं उस नारे का खिलाफ था। एक पर्चा बतौर प्रेसिडेंट हमने निकाला था
जिसमें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उन नारों को क्रिटिसाइज किया था। संबित जी जो है, आप उसी प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं, वही सबसे खाली हैं, रोज़ शाम को मिल जाते हैं। वो जो है पेपर दिखाते हैं, वो पेपर जो उनके फेवर में हो, या वो हिस्सा वो पढ़ करके सुनाते हैं जो उनके फेवर में हो। अभी जो कोर्ट से हमको एक्यूटल मिला है, वो पेपर दिखाते हैं, वो पेपर दिखाते हैं कि हमने जो पर्चा निकाला था कि नहीं, ये जो अगर नारेबाजी हुई है तो वो नारेबाजी जो है वो गलत हुई है, वो पेपर कभी दिखाते हैं? हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मेन लैंड से आते हैं, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल इशूज है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय पार्टी है ना। एक राष्ट्रीय पार्टी को आप इंटरनेशनल कह रहे हैं, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे है? चुनाव आयोग ने जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा क्यों दिया है? कुल 7 ही राष्ट्रीय पार्टी है ना इस देश में, उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि नारेबाजी का बहाना करके कुछ ऐसा जो है रचा जाए ताकि हमारे असली सवाल को डाइवर्ट कर दिया जाए। उस दौरान हमारे लिए ये अफजल गुरु और नारेबाजी ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उस दौरान हम लोग आंदोलन में थे कि जो पीएचडी स्कॉलर का फेलोशिप बंद किया गया है उसको न सिर्फ चालू किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट हुआ था, तो जस्टिस फॉर रोहित वेमुला मूवमेंट हम लोग चला रहे थे। सवाल हमारा ये था, नारेबाजी का बहाना करके उसको कहीं और डाइवर्ट करके पहुंचा दिया। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सरकार में है पार्टीज, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मूवमेंट से अब बाहर आ रहे हैं, जैसे आप है, शैला रशीद जैसे लोग हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो आप जैसे अब जो नेता बनने जा रहे हैं वो लोग थोड़ा जिम्मेदारी से कम बात करते हैं? कुछ भी स्टेटमेंट मार दिया, आपका आर्मी वाला स्टेटमेंट हो, उनका गडकरी जी वाला स्टेटमेंट हो, और थोड़ा जिम्मेदारी से बात करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके तरफ देखते हैं। ट्वीट डाल दिया, कुछ बोल दिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी से ही बात करूँ, लेकिन आपको वो जिम्मेदारी पूर्ण बात पहुँची है कि नहीं पहुँची है हमको नहीं मालूम। आपको पता है कि इस देश में अभी फेक न्यूज़ की क्या हालत है। तस्वीर हमारी होगी, स्टेटमेंट किसी और का होगा, और ये सब टेम्पलेट बना करके चल रहा है। तरह तरह के जो है फेक न्यूज़ हैं, कुछ भी चला देते हैं। कौन सा आपको वायरल सच, ये आप ही लोगों का जो है वो प्रचार है ना। जब कहा गया कि हम 11 बार फेल हो गए हैं, और ये कहने वाले जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तथाकथित सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने ये बात कह दी। अब बताइए कोई पीएचडी में 11 बार कैसे फेल कर देगा? आप जो कह रहे हैं कि हमने आर्मी के खिलाफ बोला है, ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, और आपको इसको जज करना चाहिए। अगर हम आर्मी के खिलाफ कुछ बोलते तो हम जेल में होते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल देगा और उस पर जो है कानून का राज नहीं है, उस पर कानून की कार्रवाई नहीं होगी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप किसी चीज़ को निकाल लेंगे तो वो तो फिर सुनने में अजीब लगेगा ही। आगे पीछे का लाइन जो है वो फोटोशॉप पे एडिट कर दीजिए, पता नहीं किस पे एडिट करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन होगा कुछ एडिट करने वाला ना। आगे पीछे का हटा करके बीच का दिखा दीजिए तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। बेसिकली उसमें यह है कि महिला दिवस के दिन पूरी दुनिया में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और उस पर हमने बताया कि अगर हम पुरुष हैं तो मान लीजिए कास्ट वायलेंस होता है तो मेरे ऊपर 1 लेयर का वायलेंस आएगा और हमारी हत्या करके चला जाएगा। लेकिन अगर हम महिला हैं तो मारने से पहले हमारे साथ बलात्कार होगा, तो हमारे साथ 2 बार वायलेंस होगा ना। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि रुवांडा में, जो अफ्रीका का एक देश है, 1 लाख महिलाओं के साथ एक साथ बलात्कार किया गया। ये क्यों किया गया? आखिर हमको अगर चिढ़ाना हो तो मेरी माँ की गाली क्यों दी जाती है? ताकि क्रिमिनलाइज किया जा सके, टेरराइज किया जा सके। और उसमें हमने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी महिलाओं के साथ अत्याचार करने का आरोप है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है ह्यूमन राइट कमीशन को डायरेक्शन दिया है। अभी जो है आफ्सपा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस पे जो है अभी आया है ना, सब लोग बोल रहे हैं ना कि आफ्सपा ख़त्म करना चाहिए। इसके 2 व्यूज हैं। बहुत सारे एक्स आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा कि इससे हमारी आर्मी डिस्करेज हो जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका काम है इस बात को पहुंचाना, वो यदि जिम्मेदारी से नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे? हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपने पोस्टर लगाया है तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना, आपके लिए बाएं हाथ का काम है तो लगा दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे? आपका क्या बिगाड़ लेंगे? जिम्मेदारी से हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास गैर जिम्मेदार होने का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होकर के क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? हमारे लिए स्थिति है, ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम इसको जी पाएंगे। तो जो लोग गैर जिम्मेदारी से इस काम को पहुंचा रहे हैं लोगों के बीच में गलत तरीके से, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम लोग एक्चुअली
फेक न्यूज के शिकार हैं, कन्हैया। लेकिन हमारी लड़ाई सच्ची है। कन्हैया का हाल तो आपको पता है, आप बता सकते हो क्या हुआ था उस दिन? देखिए सबसे नहीं, आपको भी पता हो सकता है। नहीं आप तो वहाँ पे थे। मैं बता देता हूँ, हाँ। मैं सब बात का जवाब दे दूंगा। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी है कि आपसे पहले सवाल ले लिए और जवाब बाद में देंगे। आमने सामने आप पूछ रहे हैं, आपसे हम सवाल लिखवा लिए हैं क्या? नहीं है सवाल ना? लिखने का सवाल नहीं है, तो आप वहाँ पे थे तो ठीक है, चलिए बोलिए। माझा कट्टा है, बोलिए, ये बोलिए। कोई चौधरी की इंटरव्यू थोड़ी ले रहे ठीक हैं है, मोदी बोलिए, जी का, एक बोलिए। सवाल पहले से पूछ लेंगे। देश में जो हो रहा है उसको समझिए सर। सबसे पहली बात, जब घोषणा हुई मैं वहाँ नहीं था। एक भी एविडेंस होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब घोषणा हो रही हो और मैं वहाँ होता तो मैं जेल में होता, क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा। कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे? मैं अपने हॉस्टल में था। हाँ। जब 2 ग्रुप में लड़ाई हुई, हाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद वो हो चुका है। जिस घोषणा की आप बात कह रहे हैं, अगर वो हुआ है तो हुआ है कि नहीं आपको पता वो है? अगर नहीं, अगर वो हुआ होता, इसको भी मैं आपको मालूम है कि आप तो हॉस्टल में थे, हॉस्टल और आप मैदान में कि कितना अंतर था दोनों में इसके? 2 किलोमीटर का अंतर 2 है में, साहब। तो आप वहाँ पे नहीं थे? एक मैं वहाँ पे नहीं था। हाँ। 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, हाँ। मतलब बहुत बड़ा है सर। ठीक है, हाँ। 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, मैं 2 किलोमीटर दूर हमारा हॉस्टल है। जब सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि 2 ग्रुप में लड़ाई हो गई, आकर के छुड़ा दीजिए, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे कहने पे शायद लोग झगड़ा नहीं करते, तब मैं वहाँ पहुंचा हूँ। अगर मैं पहले से वहाँ मौजूद होता तो एक बात जान लीजिए, मैं प्रेसिडेंट यदि नहीं भी होता, यह मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कॉमन सिटीजन होने के चलते मैं ये घोषणा नहीं होने देता। ये गलत बात है। लेकिन ऐसी घोषणाएं दी गई थी क्या? मतलब देखिए, इसको लेकर के 2 ओपिनियन है। एबीवीपी के लोग आज भी कह रहे हैं कि वो घोषणा दी गई, और जो लोग ऑर्गेनाइजर जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमने ये घोषणा नहीं दी कभी भी। लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है, तो पुलिस इस पे चार्जशीट करती, कोई चार्जशीट नहीं है इस पे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मुझे तो यही वाला वर्जन सही लगेगा ना, कि घोषणा नहीं दी गई। अगर घोषणा दी भी गई है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो आप होंगे तब तो कुछ करेंगे, और इसमें प्रेसिडेंट होने या नहीं होने का सवाल नहीं है। आप इसको ऐसे मत समझिए कि गांव में चोरी हो गई और मुखिया को जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं कॉमन सिटीजन भी होता तब भी मैं उसमें इंटरवीन करता, लेकिन मैंने बतौर प्रेसिडेंट भी इंटरवीन किया। जब मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी ने 10,000 का फाइन किया था, तो यूनिवर्सिटी ने यही लिखा कि आप ड्यूटी बाउंड नहीं थे। ठीक है, तो हमने कहा कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे, तो आप ड्यूटी बाउंड थे वाइस चांसलर साहब, देश के प्रधानमंत्री ड्यूटी बाउंड थे। अगर वो आपका जुरिडिक्शन है और आपके जुरिडिक्शन में कुछ हो रहा है, तो बतौर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप कह रहे हैं कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे, तो फिर जो सीएम और पीएम है वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो भी ड्यूटी बाउंड नहीं थे। गृह मंत्री भी ड्यूटी बाउंड नहीं थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखना उनका काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके ऊपर डाल देते हैं। वो होता है ना कि अभी देखिए, जो है नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, बड़ा मछली को नहीं पकड़ा। नीरव मोदी का बाद में देख लेंगे। नहीं, बाद में नहीं देख लेंगे। नहीं, सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं। वही वो आप यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी, आपका कहना है। एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी घोषणा। हाँ, मान लीजिए, तो आरोप पत्र क्यों नहीं है? ये सवाल हमसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस से पूछेगा? नहीं, आप अगर वहाँ पे घोषणा हुई है तो आप उसका निषेध करते, और आप जो अफजल गुरु के कर चुके हैं। हाँ, अफजल गुरु के समर्थन में जो घोषणाबाजी हुई थी, तो उसका भी आप जाहिर निषेध करते? भाई निषेध करते हैं तभी तो, ये शुरू से हमारा पोजीशन है कि हमको अगर घोषणा देना होगा तो हम घोषणा रोहित वेमुला के लिए देंगे, अफजल गुरु के लिए क्यों देंगे? ये बात तो पता चल गया है ना आपको। ये बात तो हमने बता दी है आपको कि हमने उस पे जो है यूनियन का पोजीशन लिख करके उसी वक्त ला दिया था। ये बात तो 10 तारीख को ही हो गई, मेरी अरेस्टिंग तो 12 तारीख को हुई है, 2 दिन बाद। इस बात को आपको समझना पड़ेगा ना कि नीरव मोदी का मैं उदाहरण क्यों ले रहा हूँ, कि उसमें जो है जो डायरेक्टर हैं पीएनबी के, उनको नहीं पकड़े हैं, कलर को आप पकड़ लिए हैं। कलर का हिम्मत है कि बिना ऊपर के ऑफिशियल का जो है कहे हुए जो है वो पैसा दे देगा? आप रिपोर्ट लिख देंगे इनसे पूछे हुए, कर सकते हैं ये काम? अरे समझिए सर, आप मैंने कन्हैया जी